चालू कर रहे हैं ट्रेडमार्क, ठीक है। ट्रेडमार्क एक्ट, ट्रेडमार्क किसका कराते हैं अपन? ट्रेडमार्क क्या है बेसिकली? गुड्स और सर्विसेज। पर ट्रेडमार्क है क्या? एक साइन है, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। मुन्ना होटल, ठीक है। व्हाट आर द सोर्सेज? सबसे पहला क्वेश्चन, सोर्सेज ऑफ ट्रेडमार्क लॉ, ठीक है। वो बहुत सारे जो ट्रीटीज और अग्रीमेंट्स है ना वो। फंक्शंस ऑफ ट्रेडमार्क, फिर डेफिनेशंस है कुछ, वो अपन को देखनी है। What is the trademark and the essential requirement to register trademark under the Act? Who can apply for trademark and how? What are the different types of trademark that may be registered in India? फिर processing कैसे होता है? What are the benefits of registering a trademark? Section 9, 11, 19, 23. 9 क्या था? Absolute grounds, ठीक है। 11 क्या था? Relative grounds. और 19 विड्रॉल ऑफ एक्सेप्टेंस। 23 रजिस्ट्रेशन का है। फिर ड्यूरेशन 10 साल होता है ट्रेडमार्क का, फिर रिन्यू कराते हैं 10 साल बाद, वो एक टॉपिक है। 29 इन्फ्रिंजमेंट का है, ठीक है। 30 है सर्टेन एक्ट्स विच डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट इन्फ्रिंजमेंट। ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हम बोलते हैं इन्फ्रिंज नहीं होता है। पासिंग ऑफ वाला एक सेक्शन था। असाइनमेंट ट्रांसमिशन का डिफरेंस तुम्हारे उसमें है, क्या बोलते तुम क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। व्हाट डज रजिस्टर ऑफ ट्रेडमार्क कंटेन्स और क्वालिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब मेरी एक बात समझो, ट्रेडमार्क चैप्टर आई फील सबसे इजी है, ठीक है। इसमें इसमें से तुमको थोड़े बहुत डिफरेंसेस आ सकते हैं, ठीक है। जैसे पासिंग ऑफ एन इन्फ्रिंजमेंट का डिफरेंस क्या होता है, और असाइनमेंट ट्रांसमिशन का डिफरेंस क्या हो सकता है, ये सब पूछ सकते हैं वो। पर हम कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं, चलो। देखो, ट्रेडमार्क एक्ट का ऑब्जेक्ट सबसे पहले मेरे मेरे साथ याद करो इसको क्या। हाँ, ट्रेडमार्क एक्ट का ऑब्जेक्ट टू अमेंड एंड लॉ रिलेटिंग टू ट्रेडमार्क्स, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, टू प्रोवाइड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड बेटर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडमार्क फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। और तीसरा, फॉर प्रिवेंशन फॉर यूज ऑफ फ्रॉडलेंट मार्क्स, ठीक है। पहला क्या है? प्रमोट द लॉ ऑफ ट्रेडमार्क। बोलो मेरे साथ, पहला क्या है? प्रमोट द लॉ ऑफ ट्रेडमार्क। दूसरा क्या है? प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन एंड बेटर प्रोटेक्शन टू गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन एंड बेटर प्रोटेक्शन टू गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरा क्या है? प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉडलेंट मार्क्स। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉडलेंट। पहला क्या है? प्रमोट द लॉ रिलेटिंग टू ट्रेडमार्क। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और थर्ड, प्रिवेंट। आज तुम लोग जोश क्यों नहीं है? एक ही क्लास हुई, 2 क्लास हो गई, पर आप तो तुम लोग भी तो बड़े हो गए हो, पेपर सामने आ रहे हैं 3 घंटे। चलो, ये तो रिवीजन क्लास है, इसमें थोड़ी तुमको कुछ समझना है, बोरिंग थोड़ी है। हाँ, इसमें तो इसमें तो जोश आ जाना चाहिए ना, हो गया वो सब। चलो, पहला क्या है? ट्रेडमार्क अमेंड एंड अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉ ऑफ ट्रेडमार्क। दूसरा क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉडलेंट मार्क्स, गुड। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ट्रेडमार्क लॉ? तो ये हमको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा। एक नेशनल स्टैट्यूट जो हमारा एक्ट कब आया है? 1999, ठीक है। फिर एक है इंटरनेशनल मल्टीलैटरल कन्वेंशन। दूसरा क्या है? नेशनल बायलैटरल ट्रीटी। फिर रीजनल ट्रीटी। फिर रूलिंग ऑफ कोर्ट्स या बेसिकली जजमेंट्स, ठीक है। उसके बाद फिर ऑफिस प्रैक्टिस रिड्यूस्ड इन मैनुअल्स एंड गाइडलाइंस। तो हमको याद रखना है मैनुअल एंड गाइडलाइंस, और कुछ एकेडमिक या प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स की टेक्स्ट बुक। कौन कौन से हो गए? सबसे पहले एक्ट, कौन सा एक्ट? ट्रेडमार्क एक्ट। कब आया है? 1999। दूसरा, इंटरनेशनल मल्टीलैटरल ट्रीटी, और ऐसी बायलैटरल ट्रीटी। ये जो मल्टीलैटरल है वो इंटरनेशनल है, जो बायलैटरल है वो नेशनल है, ठीक है। उसके बाद फिर रीजनल ट्रीटी। तो 3 ट्रीटीज है, मतलब एक है इंटरनेशनल मल्टीलैटरल कन्वेंशन, दूसरा नेशनल बायलैटरल ट्रीटी, तीसरा रीजनल ट्रीटी। उसके बाद कोर्ट के डिसीजंस, फिर मैनुअल एंड गाइडलाइंस, और फिर टेक्स्ट बुक ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, ठीक है। ट्रेडमार्क क्या है? जो मैंने बताया, सिर्फ क्या है? एक साइन है। क्यों? क्योंकि पूरे ट्रेडमार्क में हमको एक चीज याद रखनी है, इट इज अ साइन केपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर गुड्स एंड सर्विसेज हैविंग सेम यूजेस, ठीक है। तो हम जैसे बॉटल का एग्जांपल बार बार देख रहे थे, बॉटल एक ही काम करती है, लेकिन अगर ब्रांड नेम अलग अलग होगा तो हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि ये इस ब्रांड की बॉटल है और ये इस ब्रांड की बॉटल है। एसी चालू करो ना यार।
functions of trademark, it advertise goods and services, और it identifies the goods and services from its origin कि कहाँ के हैं ये, और it creates an image, और last guarantee its unchanged quality. ये तुमको भी पता है, जो जो क्वालिटी नाइकी देगा डिफरेंट क्वालिटी प्यूमा देगा. ठीक है, चलो 4 फंक्शन. एडवर्टीजमेंट देता है, दूसरा आइडेंटिफाई कर सकते हो, इमेज बनती है और क्वालिटी मेंटेन रहती है. ठीक है, यहाँ हम डिफाइन कर पाते हैं कि क्या क्वालिटी है अगर आपके पास ट्रेडमार्क है. क्या क्या है? एडवर्टाइज गुड्स एंड सर्विसेज, आइडेंटिफाइड द गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम इट्स ओरिजिन, और क्रिएट्स एन इमेज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, गारंटी इट्स अनचेंज क्वालिटी. चलो गुड. अब कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे पूछ रहा है व्हाट इज अ ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क एक लेमैन लैंग्वेज में अगर बोले तो एक विजुअल सिंबल है. क्या है? विजुअल सिंबल. ट्रेडमार्क क्या है? एक विजुअल सिंबल विच में बी अ वर्ड, a signature, name, device, label, numerical combination of colors. ये अभी याद करो. क्या क्या हो सकता है ट्रेडमार्क? वर्ड हो सकता है, सिग्नेचर हो सकता है, नेम हो सकता है, डिवाइस हो सकता है, लेबल हो सकता है, न्यूमेरिकल हो सकता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स. क्या क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? signature, name, device, label, numericals, and combination of colors used by one undertaking or goods or services or other articles commerce to distinguish from the similar goods. जो मैंने पहले बताया. ट्रेडमार्क क्या होता है? capable of distinguish goods जिसका same use होगा. ठीक है. चलो फिर आता है एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू रजिस्टर. क्यों रजिस्टर करना चाहिए ट्रेडमार्क? डिस्टिंग्विश कर पाए क्योंकि हम. ठीक है, तो द सिलेक्टेड मार्क शुड केपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंट ग्राफिकली इन अ पेपर फॉर्म, केपेबल ऑफ डिस्टिंग्विश द गुड्स एंड सर्विसेज, और लास्ट पढ़ो. वही चीज है डिस्टिंग्विश, कोई बस की यूजेस अलग अलग है तो एक पर्सन आइडेंटिफाई कर पाए कि ये इस रिलेशन वाले गुड्स में ये वाला बेटर है कि ये वाला बेटर है. ठीक है. क्यों रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकता है, दूसरा डिस्टिंग्विश कर सकता है, और तीसरा यूजेस बता सकता है इन रिलेशन टू योर पर्सनल यूजेस. सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रेडमार्क में भी यही लिखा है, केपेबल ऑफ डिस्टिंग्विश गुड्स एंड सर्विसेज, इसलिए हम आपके ट्रेडमार्क को सर्टिफाई करते हैं. कलेक्टिव मार्क याद है किसी को? ग्रुप ऑफ पीपल या एसोसिएशन करता है. मैंने एग्जाम्पल कौन सा दिया था इसमें? आईसीएसआई अपना. ठीक है, जो ये ट्रेडमार्क है वो हम सब यूज कर सकते हैं, जो जो उसके मेंबर होंगे. याद आया? ठीक है. वेल नोन ट्रेडमार्क क्या है? वेल नोन क्या? वो हिंदी का इंग्लिश का हिंदी कर रहे हो तुम लोग. पर हाँ, वेल नोन मतलब सबसे पहले कि मार्केट में ये सबसे ज्यादा बिकता है. ठीक है, एक यही प्रोडक्ट है जो काइंड ऑफ मतलब कह सकते हैं स्लाइट मोनोपोली साइड जाता है क्योंकि इतनी सुपीरियर उस पर ट्रस्ट है लोगों का. ठीक है, और एक नंबर ऑफ लिमिट है टर्नओवर की कि जितना वो उससे पब्लिकली कमा लेता है, प्लस ज्योग्राफिकल एरिया. वो इंडिया में कौन कौन से एरिया में कवर होता है, तो मैक्सिमम एरियाज में कवर होगा तो वो वेल नोन ट्रेडमार्क कहलाएगा. एग्जाम्पल जैसे एप्पल, रिलायंस के, सैमसंग, ये सब चीजें मैक्सिमम ज्योग्राफिकली वेल नोन ट्रेडमार्क्स हैं. डेफिनेशन देखो, अ वेल नोन ट्रेडमार्क in relation to any goods and services means a mark which has to become so substantial segment to the public. मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट यूज ऑफ प्रोडक्ट है कि हमें पता है कि ये यही काम करा के देगा. ठीक है, तो वर्ड याद रखो, बिकम सो सब्सटैंशियल सेगमेंट टू द पब्लिक. सब्सटैंशियल सेगमेंट टू द public which uses such goods and services that use of such mark in relation to other goods and services would likely taken to as identifying indicating connection in the course of trade and services. मेन वर्ड क्या है? substantial segment to the public. ठीक है, चलो ये सारी डेफिनेशन है. मार्क मतलब डिवाइस, ब्रांड,
यू नेवर नो ये आ जाए इसलिए बता रही हूँ कि ठीक है डेफिनेशन हमको स्किप इसमें नहीं करनी क्योंकि बाकी एक्ट्स में नहीं दी थी। मार्क मतलब डिवाइस, ब्रांड, हेडिंग, लेबल, टिकट नेम, सिग्नेचर, वर्ड, लेटर, शेप ऑफ गुड्स, ये सब चीजें, ठीक है। असाइनमेंट मीन्स एन असाइनमेंट इन राइटिंग बाय एक्ट ऑफ पार्टीज कंसर्न। डिसेप्टिवली सिमिलर यानी मार्क शैल बी डिसेप्टिवली सिमिलर टू अनदर नियरली रिसेंबल्स, जो मैंने बताया था कि सिमिलर नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंट होना चाहिए। डिसेप्टिवली सिमिलर मतलब जब जब ये एम एम है और एम स्क्वायर है तो ये डिसेप्टिवली सिमिलर है। सिर्फ एक एम की जगह आपने टू लगा दिया पर वो है तो वही ना, सिमिलैरिटी दिख रही है, रिजेंबल कर रहा है, ठीक है। चलो, हु कैन अप्लाई फॉर ट्रेडमार्क? एनी पर्सन, ठीक है। एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी द प्रोप्राइटर ऑफ द ट्रेडमार्क यूज और प्रपोज टू बी यूज बाय हिम मे अप्लाई इन राइटिंग इन द प्रिस्क्राइब मैनर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। तो हु कैन अप्लाई? एनी पर्सन जो क्या है, ट्रेडमार्क का प्रोप्राइटर है, जो क्या करता है, ट्रेडमार्क को यूज करता है। The application should contain the trademark goods and services name and address of the agent, power of attorney, period of use of the mark। क्या क्या बताना है उसको? नेम, एड्रेस, पावर ऑफ अटॉर्नी देनी है, अटॉर्नी का नाम बताना है और कब से इसे यूज कर रहे हो। क्या क्या बताना है? नेम, एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी और आपके अटॉर्नी का नाम और पीरियड ऑफ यूज, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क वी बी रजिस्टर्ड? नेम हो सकता है, कोई इन्वेंटेड वर्ड हो सकता है, लेटर, न्यूमेरिकल, जो तुमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? इट कैन बी अ वर्ड, इट कैन बी अ सिग्नेचर, इट कैन बी अ लेबल, न्यूमेरिकल या कॉम्बिनेशन ऑफ कलर, वही चीज है। देखो, नेम यानी वर्ड, ठीक है, इन्वेंटेड वर्ड, फिर लेटर, न्यूमेरिकल्स, राइट ऑफ अ प्रोप्राइटी टू बी एक्वायर्ड, ठीक है, डिवाइस हो सकता है, मोनोग्राम्स हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, कोई भी शेप हो सकता है, मार्क्स हो सकता है, थ्री डिमेंशनल साइन हो सकते हैं, या फिर कोई साउंड मार्क्स भी, मतलब जो अपन म्यूजिक के मार्क्स बनाते हैं वो भी ट्रेडमार्क आप करा सकते हो, ठीक है। क्या क्या हो गए? एनी नेम, एनी इन्वेंटेड वर्ड, न्यूमेरिकल्स मतलब न्यूमरल्स, लेटर्स, monograms, labels, devices, combination of colors, any shape, sound marks, 3D dimensional marks, ठीक है। प्रोसीजर कुछ नहीं बच्चे, एक एप्लीकेशन देनी है। अच्छा, पेटेंट में कौन था जो लीड कर रहा था? कंट्रोलर होता। ट्रेडमार्क में भी, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट का एक ही कंट्रोलर है, लेकिन इधर पे क्या बोलते हैं उन लोग? रजिस्ट्री बोलते हैं। ट्रेडमार्क में क्या बोलते हैं? रजिस्ट्री, रजिस्ट्रार, ये टर्म्स यूज करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में लिख लो। एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार, ऐसे लिख लो, एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार। प्रोसीजर में कुछ नहीं बच्चे, सेक्शन 18 में सिर्फ ये लिखा है कि इन द प्रिस्क्राइब मैनर आपको इन राइटिंग एप्लीकेशन देनी है रजिस्ट्रार को। प्रोसेस क्या बोलता है? सबसे पहले क्या आता है इसमें? प्री एग्जामिनेशन प्रोसेसिंग, फिर क्या आता है? एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन, फिर क्या आता है? पोस्ट एग्जामिनेशन प्रोसेसिंग, फिर पोस्ट एडवर्टीजमेंट प्रोसेसिंग, फिर ऑपोजिशंस आते हैं, फिर पोस्ट रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क मैनेजमेंट। क्या क्या हो गया बच्चे? सबसे पहले प्री एग्जामिनेशन प्रोसेसिंग, फिर ऑपोजिशंस और पोस्ट रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क मैनेजमेंट। क्या क्या हो गया? मैं एक बार बोल देती हूँ, ठीक है। प्री एग्जामिनेशन सबसे पहले, उसके बाद एग्जामिनेशन आता है, फिर पोस्ट एग्जामिनेशन, फिर पोस्ट एडवर्टीजमेंट, फिर ऑपोजिशंस, फिर पोस्ट रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क मैनेजमेंट, ठीक है। ये कंप्लीट प्रोसेस है विच कैन नॉट बिकम इन ट्रेडमार्क स्पेसिफिकली, ठीक है। अब व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क? जैसे सब में होते हैं, कल पेटेंट में भी दो बेनिफिट, दो राइट्स मिल रहे थे। क्या क्या मिल रहे थे उसको? एक्सक्लूसिव राइट और राइट टू सूट का, इन्फ्रिंजमेंट का, और सबसे पहले वो रजिस्ट्रेशन कर ले, यही दो उसको बेनिफिट मिल रहे थे। क्योंकि पेटेंट में तो आपको फटाफट आपकी कॉम्प्रिहेंसिव वाला, प्रोविजनल वाली स्पेसिफिकेशंस भी देनी पड़ती है ना, ठीक है। इसमें क्या है? आपको एक्सक्लूसिव राइट मिलता है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्रिंजमेंट। अगर ट्रेडमार्क करा लिया तो आपके ब्रांड को कोई और यूज नहीं कर सकता। वर्ड क्या लिखा है? द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क confers upon the owner an exclusive right to use the trademark in relation to goods and services, confers the power to the owner the exclusive right of use of trademark in relation to goods and services। अब जब रजिस्ट्रेशन करा लिया है, दूसरा पॉइंट है सीक द रिलीफ ऑफ इन्फ्रिंजमेंट इन अप्रोप्रिएट कोर्ट्स। दूसरा पॉइंट क्या है?
सीक द रिलीफ इन अप्रोप्रिएट कोर्ट्स इन द कंट्री। पहला पॉइंट क्या है बच्चे? एक्सक्लूसिव राइट टू द ओनर फॉर यूज ऑफ द ट्रेडमार्क इन रिलेशन टू, और दूसरा क्या है? सीक in the courts in your country. Seek the right to relief, seek the relief right of infringement in your court in the country. ठीक है? अब ये जो रिलीफ है वो ऑब्वियसली इसलिए है कि टू और मोर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क आइडेंटिकल है, सिमिलर है, इसलिए आप इन्फ्रिंजमेंट राइट अपना लेने जा रहे हो। क्लियर है? सबको समझ आ रहा है? ठीक है। दो ग्राउंड्स होते हैं रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन, कौन कौन से? एब्सोल्यूट और रिलेटिव। अंश का सेक्शन याद है? नहीं पता क्या होता है एब्सोल्यूट ग्राउंड और रिलेटिव ग्राउंड? तो होते क्या है ये? रिलेटिव है जिसमें रजिस्ट्रेशन मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। ठीक है? तो दो ग्राउंड्स ऑफ रेफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है, एक एब्सोल्यूट होता है और एक रिलेटिव होता है। पलक ने सही बोला, जो एब्सोल्यूट ग्राउंड होता है उसमें अगर आप आते हो, उसमें कवर हो जाते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कभी नहीं मिलेगा, और रिलेटिव ग्राउंड में आते हो तो देयर आर चांसेस, डिपेंड्स ऑन द डिपार्टमेंट, कि आपको दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, कंसिडरिंग द सिमिलैरिटी, और जो भी डिफरेंशिएट अपन कर सकते हैं उनको देखते हुए। ठीक है? सेक्शन 9 और सेक्शन 10 है। एब्सोल्यूट ग्राउंड क्या है? जब आप उसके कैरेक्टर को या डिस्टिंक्टिव को डिवॉइड करने की कोशिश करोगे, जैसे कि एम एम और एम स्क्वायर, क्या हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे? क्या इसमें क्लियरली नहीं कर पाएंगे, हम सोचेंगे शायद ये उसी का ही ब्रांड है। ठीक है? तो जब आप डिस्टिंग्विश करने के टाइम पे उसके कैरेक्टर को क्या कर रहे हो? डिवॉइड कर रहे हो। दूसरा पॉइंट, कंसिस्टिंग ऑफ एक्सक्लूसिव ऑफ मार्क विच में सर्व डिस्टिंक्टिव क्वालिटी क्वांटिटी इन द फ्रॉम टाइम ऑफ ओरिजिन रेंडरिंग द सर्विसेज, और दूसरी बेस्ट क्वालिटी का मार्क आपने इसमें डाल रखा है, जैसे कि स्टारबक्स और हम क्या देख रहे थे? सरदार बक्स। तो उसका जो पैटर्न था वो ऑलमोस्ट दूसरी की क्वालिटी क्वांटिटी काइंड को डिफाइन कर रहा था। तो ये क्या है? एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ refusal of registration. Third है which consist exclusive of marks indicating become customary current languages on the bona fide. तो आप लैंग्वेज के बेस पे आओगे तो भी हम आपको इसका मार्क का रजिस्ट्रेशन करने नहीं देंगे। पहला है डिवॉइड द कैरेक्टर, दूसरा है काइंड क्वालिटी, दूसरे के काइंड क्वालिटी को सिमिलर यहाँ पे आप क्रिएट करने की कोशिश करो, तीसरा है करंट लैंग्वेज। फिर shall not be registered अगर पब्लिकली कंफ्यूजन कॉज करने की कोशिश आप करोगे, और रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करोगे तो भी नहीं। एक और है स्कैंडलस वाला, हाँ, फिर स्कैंडलस एंड ऑब्ससीन मैटर और एम्बलम नेम्स को भी अगर अफेक्ट करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन मार्क नहीं मिलेगा। क्या क्या है बच्चे? अपन ने एक सारे सबसेक्शन को एक सबसेक्शन बना, एक पॉइंटर बनाया। ठीक है? पहला है डिवॉइड द कैरेक्टर, दूसरा है कंसिस्ट ऑफ एक्सक्लूसिव ऑफ मार्क, समझो जिससे किसी और की काइंड क्वालिटी, डायरेक्टली कैसे लिखोगे ना, काइंड क्वालिटी ऐसे लिख के आओगे क्या? नहीं ना, तो जो मैं बोल रही हूँ वो बोलो। सबसे पहले डिवॉइड द कैरेक्टर, दूसरा एक्सक्लूसिव ऑफ द मार्क, कंसिस्ट ऑफ एक्सक्लूसिवली ऑफ द अदर मार्क। ठीक है? फिर दूसरा है करंट लैंग्वेजेस, थर्ड। फोर्थ क्या है? कॉज कंफ्यूजन। फिफ्थ क्या है? रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है किसी के। सिक्स्थ क्या है? स्कैंडलस और ऑब्सलीन मैटर है। सेवेंथ क्या है? एम्बलम नेम्स। गुड। ठीक है? ये सारे क्या है? एब्सोल्यूट ग्राउंड्स हैं जिसमें आपको नहीं मिल सकता। एक सेक्शन 10 है जो रिलेटिव ग्राउंड है, उसका सेक्शन 11 है। सेक्शन 10 है लिमिटेशन एज टू कलर, मतलब क्या था इसमें, याद है किसी को? कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स करते हो। एक तो आप या एक पर्टिकुलर चूज कर लो कि आपको हमेशा यही कलर रखना है, या फिर आप हमेशा एक वाइट बैकग्राउंड दे दो कि जब आपको कलर चेंज करना है आप कर सकते हो। ठीक है? प्रोवाइड्स दैट मे बी लिमिटेड टू होली और पार्ट ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स। ठीक है?
रिलेटिव ग्राउंड में आ जाते हैं सबसे पहले हम। रिलेटिव ग्राउंड मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पहला है इट्स आइडेंटिटी विद एन अर्लियर ट्रेडमार्क और सिमिलैरिटी कवर्ड बाय द ट्रेडमार्क। पहले मैंने कराया हुआ था, उससे आपने थोड़ा बहुत मिलता जुलता किया है, पर अगर डिफरेंट होगा तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। इट्स सिमिलर टू एन अर्लियर ट्रेडमार्क एन आइडेंटिटी सिमिलैरिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कवर्ड बाय द ट्रेडमार्क। इसमें आइडेंटिटी थी, इसमें सिमिलैरिटी है, ठीक है। ऊपर वाले में क्या है, आइडेंटिटी, और इसमें जैसे प्यूमा था, ठीक है, तो पूमा का लोगो क्या है, हाँ ठीक है। तो अब जो अपन देख रहे थे उसने क्या किया था, सिमिलैरिटी, उसी की आइडेंटिटी कॉपी करके वही एनिमल को उल्टा बना दिया था, ठीक है। अब जैसे ये हो गया आइडेंटिटी को, सिमिलैरिटी कैसे कि जो हम पढ़ रहे थे कि एम एम है, तो उसी का ही हमने सिमिलर सिमिलर कुछ बनाया है एम स्क्वायर, ठीक है। तो आइडेंटिटी सिमिलर होगी या फिर सिमिलैरिटी होगी दोनों के ट्रेडमार्क में, तो भी ग्राउंड्स रिलेटिव हो सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। by virtue of law in particular law protecting of passing of protecting unregistered trademark in the course of by virtue of law of copyright। अब वो कह रहा है कि अगर रिलेटिव ग्राउंड्स में होता है, ठीक है, एक तो कॉपीराइट होता है तो भी वो नहीं देते आपको, ठीक है। और अगर लॉ के हिसाब से भी कंसिडर करते हैं कि इसको हमें देना है कि ट्रेडमार्क देना है कि नहीं देना है। पासिंग ऑफ याद है किसी को? पासिंग ऑफ का मतलब क्या है, कौन सा वाला क्या होता है? तुम लोग इंग्लिश का हिंदी क्यों कर रहे हो, तुम लोग को याद नहीं है पासिंग ऑफ? मैंने मैगी वाला केस बताया था, नहीं याद है? इट्स मैजिक, मसाला मैजिक। अभी पढ़े हैं अपन ने ये सारे, अभी तो मैं फॉरेन वाले चैप्टर्स में पहुंची नहीं हूँ। पढ़ के क्यों नहीं आते रिवीजन के लिए तुम लोग? तो यहाँ तो रिवीजन होता है ना, रिवाइज कर रहे हैं हम, पढ़ याद थोड़ी कर रहे हैं। कल से तुम लोग को जो चैप्टर में बोलूंगी पढ़ के आना, मैं पूछूंगी कल से पॉइंटर्स, ठीक है। कल जो चैप्टर पढ़ेंगे, कल हम कॉपीराइट पढ़ने वाले हैं, तो पढ़ के आना कॉपीराइट पूरा। पासिंग ऑफ मतलब किसी और के पास ट्रेडमार्क पास हो जाता है, किसी और के पास है हमारा ट्रेडमार्क। ये लिख के आओगे ना तुम लोग, अच्छा बताएगा वो तुम लोगों को। चलो, वेल नोन ट्रेडमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल नोन ट्रेडमार्क के पॉइंट्स याद करो मेरे साथ। सबसे पहले जिसका नॉलेज और रिकग्निशन इजीली हो जाता है इन द एंटायर पब्लिक। तो हम सबको एप्पल का नॉलेज है, इजीली हम रिकग्नाइज कर सकते हैं कि ये ब्रांड एप्पल का है। हम दूर से भी बता देंगे कौन सा, कुछ लोग तो कैमरा देख के बता देते हैं कौन सा वाला आईफोन है, ठीक है। तो जिसका जिसका नॉलेज और रिकग्निशन बहुत इजी है इन द एंटायर पब्लिक, उसको हम क्या बोलते हैं, वेल नोन ट्रेडमार्क। दूसरा पॉइंट है द ड्यूरेशन एक्सटेंट और जोग्राफिकल एरिया ऑफ यूज ऑफ दैट ट्रेडमार्क। तो उसको तब भी हम क्या बोलेंगे, वेल नोन ट्रेडमार्क, जब उसका यूज, उसका ड्यूरेशन, उसका एक्सटेंट इन द जोग्राफिकल एरिया कितना वाइडर है, उससे भी हम कंसिडर करेंगे सामने वाले के पास क्या है, वेल नोन ट्रेडमार्क। पहला पॉइंट क्या है, नॉलेज एंड रिकग्निशन। दूसरा जोग्राफिकल एरिया, ड्यूरेशन, एक्सटेंट और यूज। तीसरा ड्यूरेशन, एक्सटेंट और जोग्राफिकल एरिया में प्रमोशन ऑफ द ट्रेडमार्क। तो एक हो गया यूज, एक हो गया प्रमोशन। फिर से ड्यूरेशन, जोग्राफिकल एरिया, एनी रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन, दे रिफ्लेक्ट द यूज और द रिकग्निशन ऑफ द ट्रेडमार्क। पहला हो गया सिर्फ यूज, दूसरा हो गया प्रमोशन, तीसरा हो गया यूज एंड रिकग्निशन ऑफ द ट्रेडमार्क। आगे यही है, ड्यूरेशन, एक्सटेंट, जोग्राफिकल एरिया। अब आगे पढ़ोगे ना, इंक्लूडिंग एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, प्रेजेंटेशन, फेयर, एग्जिबिट, सब कुछ, इसमें ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। उसके बाद द रिकॉर्ड ऑफ सक्सेसफुल एनफोर्समेंट ऑफ द राइट ऑफ द ट्रेडमार्क, मतलब कि उसकी कितनी सेल होती है, तो कितना वो सक्सेसफुल ब्रांड है, उससे भी हम देख लेंगे कि वो वेल नोन ट्रेडमार्क है कि नहीं। पहला क्या है बच्चे, नॉलेजेबल एंड रिकग्निशन ऑफ ट्रेडमार्क। दूसरा ड्यूरेशन, एक्सटेंड, जोग्राफी, यूज ऑफ ट्रेडमार्क। तीसरा ड्यूरेशन, एक्सटेंड, जोग्राफिकल इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन, कितनी एडवर्टीजमेंट उसकी होती है, हमने इसकी एड देखी है, हमें ये पता है, भले हम उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करते पर वो एड से हमें पता है, तो भी वो क्या है, वेल नोन ट्रेडमार्क है। वर्लपूल वाला केस याद है? अब कल किसको याद नहीं आएगा ना, अगर तो उसको बोल दूंगी क्लास के बाहर चले जाओ।
The duration of geographical area and of any registration or application of the trademark extend they reflect जो भी आपका है उसका कितना यूज और recognition है और लास्ट कितना वो सक्सेसफुल है. ठीक है. वेल नोन में एक और चीज कवर होती है द नंबर ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल कंज्यूमर्स आपके. ठीक है. कितने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है और बिजनेस सर्कल डीलिंग्स कितनी है आपकी. क्या क्या हो गया. नॉलेज एंड रिकग्निशन. दूसरा ड्यूरेशन एक्सटेंड ज्योग्राफिकल एरिया व्हेन इट कम्स टू यूज. फिर व्हेन इट कम्स टू प्रमोशन. व्हेन इट कम्स टू रिफ्लेक्ट द यूज एंड रिकग्निशन. और लास्ट सक्सेसफुल. फिर तीन और पॉइंट्स. कितने लेवल के कंज्यूमर्स हैं और कितना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है और लेवल बिजनेस सर्कल कितना बड़ा है. प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ केमिकल एलिमेंट्स और इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स हम यूज नहीं कर सकते. प्रोहिबिटेड है. यूज ऑफ नेम ऑफ रिप्रेजेंट ऑफ लिविंग पर्सन. अगर कोई लिविंग पर्सन के नाम पे रखना है तो उससे क्या लेना है. कंसेंट लेना है. ठीक है. तो उससे उसकी रिटन कंसेंट हमारे पास होनी चाहिए. उसका नाम शाहरुख खान के नाम पे अगर हम ब्रांड रजिस्टर करना चाहें तो हमें उसका कंसेंट लेना पड़ेगा. रिटन कंसेंट. विड्रॉल और एक्सेप्टेंस. ठीक है. द एप्लीकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड इन एन एरर तो क्या हो जाएगा. विड्रॉ हो जाएगी. या फिर कोई कंडीशन और लिमिटेशन थी आपको फुलफिल करते बोली थी वैलिड टाइम्स रजिस्ट्रेशन पर आपने वो फुलफिल नहीं की तो वो क्या कर लेंगे. विड्रॉ कर लेंगे. ठीक है. एडवर्टीजमेंट ऑफ एप्लीकेशन. जब हमने प्रोसेस पढ़ा किसका. ट्रेडमार्क का. उसमें पॉइंट था एडवर्टीजमेंट. तो बस एडवर्टीजमेंट सिर्फ इसलिए होती है कि पब्लिक एट लार्ज ऑपोजिशन दे सके कि ये ट्रेडमार्क हमारे पास है. ये ट्रेडमार्क हमारे पास है. हमको इस ट्रेडमार्क से ऑब्जेक्शन है. हमारे जैसा सिमिलर नेम है. हमारे जैसा सिमिलर लोगो है. तो ये हमने पब्लिश कर दिया है मार्केट में कि आप इसे ऑब्जेक्ट कर सकते हो. अपोज कर सकते हो अगर आपको करना है तो. द पर्पस ऑफ एडवर्टीजमेंट इज गिव टू इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक एट लार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडमार्क एडवर्टाइज एंड अफोर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू अपोज द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑन द गिवन ग्राउंड्स. ठीक है. when an application of registration has been accepted either the application. अच्छा registration कब होगा. जब opposition नहीं आया. ठीक है. और registration कब हो सकता है. जब वो टाइमलाइन में हमने पब्लिश किया था तब हमें भी एग्जामिनेशन को इशू नहीं है और सामने वाले ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया. रजिस्ट्रेशन ऑफ द इशू. फिर एक सर्टिफिकेट दे देंगे वो आपको 12 महीने के अंदर. आपको मतलब अगर आपकी पार्ट कोई भी डिफॉल्ट वगैरह किया है तो टाइमलाइन देंगे वो आपको फुलफिल करनी है. अगर आपने वो कंडीशंस फुलफिल नहीं की तो वो आपका ट्रेडमार्क अबेंडन कर देंगे. ठीक है. ड्यूरेशन क्या है ट्रेडमार्क का. 10 साल के लिए रहता है. हर 10 साल में आपको रिन्यू कराना पड़ेगा. इन्फ्रिंजमेंट यानी सेम ब्रांड नेम यूज कर रहे हो हमारा सिमिलर नेम लेके. ठीक है. तो उसको हम क्या बोलेंगे. इन्फ्रिंजमेंट. ठीक है. इफ ही यूजेस द मार्क विच इज आइडेंटिकल और विद सिमिलर ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क. तो एनीबडी अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को यूज करेगा या सिमिलैरिटी उठाएगा या उसकी आइडेंटिटी उठाएगा तो उसको हम क्या बोल देंगे. इन्फ्रिंजमेंट. A registered trademark is infringed by a person not being a registered proprietor of person used in other. कब मान लेंगे. जब वो उसकी आइडेंटिटी उठाएगा जो अभी अपन ने पढ़ा या उसकी सिमिलैरिटी. ठीक है. या फिर likely to cause confusion to the public. फिर सेम पॉइंट्स हैं सबसेक्शन 4 में भी. कब मान लेंगे इन्फ्रिंजमेंट. आइडेंटिटी सेम रखोगे. सिमिलैरिटी रखोगे. कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करोगे. और बच्चे पता है ये कहाँ पढ़े थे आइडेंटिटी और सिमिलैरिटी. ऊपर कहाँ. रिलेटिव ग्राउंड्स में. मैंने डांट देना है तुम लोगों को अब. या तो नहीं कराओ रिवीजन. ओवरडोज. तो रिवीजन मत करो फिर. तभी तो एक्सपेक्टेशन डाउन करते हो ना. कल अच्छे से हो गया ना. यार सबको आगे भी तो क्लासेस है उनकी. कब मानेंगे इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ है. चलो
जब देखो, जब आप सिर्फ सेलिंग पर्पस से उससे डील कर रहे हो, जब आपने उसके यूज करने की, ट्रेडमार्क यूज करने की आपको प्रोप्राइटर की कंसेंट है, उसी ने आपको ये राइट दिया कि आप उसका ब्रांड नेम आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो थ्रू हिज प्रोडक्ट्स, ठीक है, तब हम बोलेंगे कि इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। सबसे पहली ऑनेस्ट प्रैक्टिस है, और कहीं भी आपने, यू डू नॉट हैव टेकन एनी अनफेयर एडवांटेज ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क। आपकी क्या है, ऑनेस्ट प्रैक्टिस है, और आपने कहीं पे भी अनफेयर ट्रेडमार्क का एडवांटेज नहीं उठाया है। और पॉइंट ये है कि अगर आपने उसके जैसा सिमिलर प्रोडक्ट नहीं बनाया, काइंड क्वालिटी यूज की है, पर अदर कैरेक्टरिस्टिक्स है आप में, तो हम आप मतलब काइंड क्वालिटी क्वांटिटी ये सारी चीजें आपकी डिफरेंट करती है। अभी तक अपन देख रहे थे कि सेम होगी, एक्सक्लूसिवली आपने उसका मार्क यूज किया है, हमने एक्सक्लूसिवली उसका मार्क यूज नहीं किया है। दूसरी चीज, कंडीशन और लिमिटेशन अगर हमको कोई बोली गई थी तो वो हमने एग्जैक्टली फॉलो करी है, तो हम नहीं बोलेंगे कि इन्फ्रिंजमेंट है। सिर्फ बल्क ऑफ गुड्स लिए हमने सेल करने के लिए, उसमें उसकी हमारे पास परमिशन है, इसको भी हम बोलेंगे इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। सेम गोज विथ सर्विसेज, ठीक है। ये वाले राइट्स को हम कभी नहीं बोलेंगे कि हमने उसके इन्फ्रिंजमेंट राइट्स को अफेक्ट किया है। पासिंग ऑफ का मतलब होता है कि आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं कराया है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके पास राइट है कि आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हम बहुत टाइम से इस ब्रांड को यूज करते आए, भले हमारे पास टीएम या आर का साइन नहीं है, पर हम पासिंग ऑफ यूज करके अपने लिए कुछ अगर क्लेम करना चाहें तो हम उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमें मिलेगा कि नहीं वो डिपेंड करता है, पर ये एक राइट ट्रेडमार्क के अंदर दिया हुआ है। द एक्ट और इंस्टेंट फॉल्सली रिप्रेजेंट वन ओन्स प्रोडक्ट एज ऑफ दैट another is an attempt to deceive potential buyer. Passing off is an actionable in tort under the law unfair competition. It may be actionable as trademark infringement. जैसे कि मुन्ना होटल ही ले लेते हैं, ठीक है, एक मुन्ना होटल है, ठीक है, एक और मुन्ना होटल कर दिया, मुन्ना होटल ने ट्रेडमार्क नहीं कराया है, एक और बाजू में मुन्ना होटल, एक और बाजू में, तुम कर पाओगे क्या, कौन सा वही वाला है जिसका खाना बेस्ट रहता है, ये जो पब्लिकली बहुत चलता है, नहीं कर पाओगे, क्योंकि बाजू में वही 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 खुलते गए। अब इसने तो ट्रेडमार्क कराया नहीं था, पर बहुत सालों से चलता है ना मुन्ना होटल, हम सबको पता है। तो अगर हम को, अगर मुन्ना होटल को ये चीज का क्लेम करना है कि बाजू में और खुलते गए और मेरी पब्लिक शिफ्ट होती जा रही है, मेरा कस्टमर शिफ्ट हो जा रहा है, तो पासिंग ऑफ के अंडर जाके अपने इस चीज को चैलेंज कर सकता है। क्लियर, अब याद रहेगा क्या है, एन एक्ट और इंस्टेंस फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग वन ओन्स प्रोडक्ट दैट ऑफ अनदर इज अटेम्प्ट टू डिसीव इन पोटेंशियल बायर। क्या कर रहे हो, किसी और का प्रोडक्ट मार्केट में लोगों को डिसीव, फॉल्सली झूठ दिखाने की कोशिश करो कि ये किसका है, मेरा ब्रांड है, जबकि तुम्हारा वो ब्रांड नहीं है और वो ऑलरेडी काफी टाइम से उसे यूज करता है। ये एक एक्शनेबल टॉट है जिसके अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हो। पर्पस पढ़ो फटाफट तीनों। हाँ, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, ठीक है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेडमार्क ओनर, advantageous relation created in the marketplace, और protect the interest of social interest, कंज्यूमर का इंटरेस्ट, ओनर का इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट। यही जो सोसाइटी के लिए, सोसाइटी को गलत फूड ना पास ऑन हो। रिवीजन क्लास में ऐसे बैठने का कोई सेंस नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, अगर तुमने घर जाके ट्रेडमार्क रिवाइज नहीं किया तो भी ये वेस्ट क्लास है, ठीक है, और कल अगर करके नहीं आए तो भी ये वेस्ट क्लास है, क्योंकि इस रिवीजन क्लास का मतलब होता है कि आप बस घर से सिर्फ रीड करके आओ, कुछ भी याद करके नहीं आना है, सिर्फ टॉपिक क्या है रीड करके आना है, दैट्स इट। यहाँ आके समझना है और रिकॉल करना है कि ओके हाँ इसमें ये पॉइंट है, इसमें ये पॉइंट है, कहीं डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से जाके याद करके उसको साइड कर देना है कि ओ ट्रेडमार्क चैप्टर खत्म, सीधे टेस्ट ले लो मैम, ये होता है रिवीजन। कॉपीराइट अभी पेटेंट और उसका टेस्ट नहीं ले सकते क्योंकि तुमने घर जाके कल रीड किया होगा। टेस्ट ले लें कल अपन पेटेंट का, ठीक है, अभी ले लें, पढ़ लिया है तो लिख लोगे आंसर, देखा रिवाइज लगेगा ना, वही मैं वही मैं बोल रही हूँ ना, रिवाइज लगेगा ना। लेकिन अगर आज जाके ट्रेडमार्क करोगे ना तो कल परसों कुछ भी पूछेगी मैम तो तुम्हें बन जाएगा, अगर तुम कल पढ़ के आते तो। अभी तुम्हारी सिर्फ मेरे साथ एक रीड हुई थी और घर जाके तुम्हारी खुद की हुई है, अभी तुम खुद कह रहे हो कि एक बार रिवीजन कर, थोड़ा बहुत लिख लेंगे, वैसा नहीं लिख पाओगी ना जैसे आंसर में लिखते हैं।
पता नहीं क्या करोगे तुम लोग जून में, भगवान जाने। आपके लिए असाइनमेंट और ट्रांसमिशन का बस डिफरेंस समझो। असाइनमेंट क्या होता है, किसी को ट्रेडमार्क दे देना, ठीक है, कि हमने प्रॉपर अग्रीमेंट किया, अब मेरा ब्रांड नेम का ओनर ये है, ठीक है। और ट्रांसमिशन यानी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है, ट्रांसफर ही होता है वो, लेकिन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ये बस बेसिक डिफरेंस। असाइनमेंट में क्या हो गया, खुद से तुमने सोचा कि अब मुझे आगे कंटिन्यू करना, तुम यूज कर लो, ठीक है। और ट्रांसमिशन में क्या हो गया, किसी की डेथ हो गई तो उसके बच्चे को उसका ट्रेडमार्क मिल गया, या दूसरे बिजनेस पार्टनर्स उसके अब ओनर बन गए, यही बस डिफरेंस है। रजिस्टर प्रोप्राइटर ओनर ऑफ अ ट्रेडमार्क असाइन द ट्रेडमार्क विद असाइनेबिलिटी एंड ट्रांसमिबिलिटी, ठीक है। अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क में बी असाइंड और ट्रांसमिट विद और विदाउट द गुडविल ऑफ द बिजनेस कंसर्न, ये हमने पढ़ा था। इसका इधर से ना पढ़ के डायरेक्टली बस वो डिफरेंस देख लेना जो तुम्हारे उस क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, अभी दिखा दूंगी। अगर बहुत टाइम तक वर्ड को यूज नहीं करोगे तो रिमूवल कर सकता है डिपार्टमेंट आपका। ये सब कुछ फ्यू हियर एंड देयर सेक्शंस है। कलेक्टिव मार्क याद है, डिस्टिंग्विश द गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड बाय, वर्ड याद रखो, मेंबर और एसोसिएशन और ग्रुप ऑफ पर्सन, नॉट बीइंग द पार्टनरशिप विद इन द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनर्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ एसोसिएशंस होते हैं, तो अपना इंस्टीट्यूट क्या है, एक एसोसिएशन। कलेक्टिव मार्क के साथ याद कर लो, डिस्टिंग्विश द गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड बाय मेंबर्स और एसोसिएशन, ठीक है, नॉट बीइंग द partners under the meaning of partnership act, which is proprietor of the mark from those of others। तो हम सब के लिए वो एक proprietorship कॉल कर लेता है। क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 21 साल से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएट होना चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी, और बाय रजिस्टर फिट एंड प्रॉपर पर्सन टू बी रजिस्टर्ड एज एन ट्रेडमार्क एजेंट। तो कंपनी सेक्रेटरी के थ्रू या किसी के भी थ्रू, एक बार क्वेश्चंस देख लो इसके। ये सारे रिलेटेड जो जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस इतने नहीं आएंगे, दिखा दे रही हूँ कैसे पैटर्न। ट्रेडमार्क एजेंट पूछा है, ठीक है, तो लीगल प्रैक्टिशनर एजेंट अभी हमने देख लिया, कंपनी सेक्रेटरीज भी बन सकते हैं। डिस्कस द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी कमिटिंग ऑफेंस रिलेटिंग टू रिप्रेजेंटिंग, तो जो एक्ट में ऑफेंस लिखा है, अच्छा, जो इसमें लाइबल टू बी अगेंस्ट पनिश एज पर 114, पनिशमेंट क्योंकि हमको भी दी हुई है, एक्सटेंड टू 3 years और फाइन और विथ बोथ। हमारी मॉड्यूल में ये वाली चीज नहीं है, ये वाला सेक्शन नहीं है, ठीक है, तो मत परेशान होना। डिस्कस द प्रोविजन विच इज रिलेटेड टू पेनाल्टी, पेनाल्टीज नहीं है हमको। सर्टिफिकेशन ऑफ मार्क अभी देखा था, ठीक है, ये रहा ट्रेडमार्क और सर्टिफिकेशन ऑफ मार्क का डिफरेंस। फिर ये कलेक्टिव मार्क और सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क का डिफरेंस। बहुत सारे डिफरेंसेस इसमें से आ सकते हैं। ये कलेक्टिव मार्क जो अभी अपन ने पढ़ा, रजिस्टर्ड यूजर जो रजिस्ट्रेशन कराता है, ठीक है, और जिसको हम यूज करने का राइट देते हैं जब बिजनेस करते हैं। नॉन यूज होगा तो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये रहा ट्रांसमिशन और ट्रेडमार्क, ये रजिस्टर्ड ऑफ प्रोप्राइटर, हाँ, तो एक दो चीज है, एक रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ द ट्रेडमार्क और रजिस्टर्ड यूजर ऑफ द, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रोप्राइटर जिसके नाम पे ट्रेडमार्क आता है, ठीक है, और यूजर जिसको मैं अलाउ कर रही हूँ कि तुम यूज करो प्रोडक्ट सेल करने के लिए, ये बेसिक डिफरेंस है। हाँ, ये हो गया असाइनमेंट और ट्रांसमिशन, ये इन राइटिंग बाय पार्टीज और ये बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इट इज अ राइट ऑफ द ओनर, इट क्रिएट्स लीगल राइट इन बाय एज पर लीगल एयर। और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कैन बी असाइंड बाय ट्रेडमार्क टू अनदर टू गिव इफेक्चुअल रिसीट्स, किसी को भी खुद से कर सकता है। ये ट्रांसमिशन है तो ये बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ही आता है, तो कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता, वो चला गया किसको पैसे देगा वो। प्रोविजन ऑफ ट्रेडमार्क एज टू असाइनमेंट ट्रांसमिशन, इसके पॉइंटर्स भी इसमें अच्छे से ही दिए हैं। ये does not amount to transmission, honest practice, used to indicate quality quantity, limitation condition है, तो इसमें हम infringement नहीं कहते हैं क्योंकि हमने आपको बोला था गुड्स बेचो, हमारे लिए सर्विसेज परफॉर्म करो और ये ब्रांड नेम यूज करो, ठीक है। इन्फ्रिंजमेंट और पासिंग ऑफ का डिफरेंस, इस चैप्टर से बहुत डिफरेंसेस आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन, द ट्रेडमार्क इज वैलिड टिल
10 years। फिर प्रोसीजर और ड्यूरेशन, तो प्रोसीजर क्या क्या है? प्री एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, एडवर्टीजमेंट, फिर पोस्ट एडवर्टीजमेंट ऑपोजिशन, और फिर लास्ट ट्रेडमार्क मैनेजमेंट। ग्राउंड्स जो भी तो एब्सोल्यूट ग्राउंड्स यहाँ पे दिए हुए हैं जो हमने पढ़े, रिलेटिव ग्राउंड्स भी होंगे। वेल नोन ट्रेडमार्क के बारे में बहुत छोटा सा ही क्वेश्चन है इसमें। और कैटेगरीज और स्ट्रॉन्ग वही जो अपन ने पढ़ा, लेबल और ये सारी चीजें होनी चाहिए, बस इतने ही क्वेश्चंस है। मेजर क्या है? डिफरेंसेस। ठीक है, तो ये भी पढ़ लेना जाके। अब सिर्फ बुक रीड करने से कुछ नहीं होगा, हमको क्वेश्चन आंसर देखने पड़ेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं।